हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाज़िम खान है और आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। आइए बेटा, इसमें देखेंगे हम फ्रेडरिक सरियू ने एक चित्र बनाया था। वो एक कलाकार था फ्रांस का। उसने एक ऐसा चित्र बनाया था ताकि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। तो उसने जो चित्र बनाया था उस चित्र के बारे में ही वर्णन करेंगे आज कि उसने ऐसा चित्र में क्या क्या बनाया था जिसकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। ये चित्र उसने 1848 में बनाया था। किसने बनाया था? फ्रेडरिक सरियू ने बनाया था। बेटा क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेडरिक सरियू ने जो चित्र बनाया था उसके बारे में बताइए, या कब बनाया था, या फिर इसमें से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से इसे पढ़िए। ठीक है। 1848 में बनाया था। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने बनाया था। ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी, एक सीरीज थी। कितने? इसमें 4 चित्र थे। ठीक है। इसमें उन्होंने एक ऐसा संसार की रचना की जो एक कल्पना थी, एक तरीके से कह सकते हैं। मैंने आपको एक शब्द भी बताया था इससे पहले वाले में कि कल्पना आदर्श। कल्पना आदर्श क्या होता है? एक ऐसा समाज जिसका साकार होना बिल्कुल नासंभव है। तो इन्होंने ऐसी ही समाज की पहले उसके बारे में सोचा, फिर उसे चित्रों के माध्यम से बताया, चित्रों के माध्यम से उसने रचना की। इसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा जो कि मैंने आपको बता दिया, जो जनतांत्रिक, जनता के तंत्र से, जन प्लस तांत्रिक, जनता के तंत्र से यानी कि जनता के हिसाब से चलने वाला, और सामाजिक गणतंत्र यानी कि आपसी समाज में भाईचारे को मिलाकर बना था। चित्र में बेटा सभी उम्र के व्यक्ति थे। चित्र के अंदर मैं आपको वैसे एक बात, चित्र में एक प्रतिमा थी, उसके एक हाथ में तो ज्ञानोदय की मशाल थी, दूसरे हाथ में मनुष्य का घोषणा पत्र था। बेटा वो इस बात का प्रतीक थी स्वतंत्रता का। पहले महिलाओं को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। तो उसी के इर्द गिर्द सारी ये पिक्चर चलेगी। चित्र में सभी उम्र, बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, सब, और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष, अमीर, गरीब, कोई सा भी वर्ग हो, सभी लोग इसमें एक लंबी कतार में एक साथ आ रहे थे। किसकी वंदना करते हुए? किसकी वंदना करते हुए? किसकी वंदना करते हुए? स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए। यानी कि मैंने अभी आपको बताया स्वतंत्रता की प्रतिमा थी जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्यों का घोषणा पत्र। अब ये लोग उसकी वंदना करते आ रहे थे, एक तरीके से कह सकते हो आप जय जयकार करते हुए आ रहे थे। किसकी? स्वतंत्रता की प्रतिमा की। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार, मैंने अभी बताया कलाकार महिलाओं को स्वतंत्रता के रूप में दिखाते थे, मैंने अभी बताया ना आपको। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। ठीक है। जिसके हाथ में, एक हाथ में तो ज्ञानोदय की मशाल की, ज्ञान अंधे होके निकलना काम कि राजा ही सब कुछ है। ज्ञान से सोचना हमें कि राजा क्या कर रहा है हमारे साथ, ये भेदभाव क्यों, हम भी इंसान है, हम सब इक्वल है। तो इन सब के बारे में बेटा समाज में आपको अपने अधिकारों के बारे में या भेदभाव इन सबसे बचने के बारे में तब पता चल पाता है जब आपके पास क्या हो? ज्ञान हो, नॉलेज हो। तो इसलिए उसके हाथ में ज्ञानोदय की मशाल थी और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र था। उसमें लिखे हुए थे कि हर एक मनुष्य को कौन कौन सा अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब अधिकार मिलने ही चाहिए। ठीक है।
चौथा पॉइंट है, अब क्या हुआ जब ये स्वतंत्रता की प्रतिमा दिखा दी उसने चित्र में, तो उन्होंने कहा लोगों के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया और लोगों ने आवाज उठाई। और आपको पता है 1789 में फिर आगे चल के क्रांति कर देते हैं, बना 1848 में था। तो इन्होंने दिखाया जब स्वतंत्रता के लोग ज्ञान अर्जित करके विद्रोह कर देंगे तो क्या होगा, जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए होंगे। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, पिक्चर में आप देखना कि जमीन पे राजा महाराजाओं इन सबके मुकुट डंडी ये सब कुछ क्या पड़े होंगे। क्यों पड़े होंगे, कि ये दिखाने के लिए कि जो राजा महाराजा था उनका शासन खत्म हो चुका है, अब वो बेकार है, सब कुछ उनका फेंक दिया गया है, और अब स्वतंत्रता जिसमें समानता, बंधुत्व और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये यही दिखा रहा है कि जब निरंकुशता, जब राजतंत्र का अंत कर दिया गया तो उनके जो प्रतीक थे राजतंत्र के उन्हें बिखेर दिया गया कि अब ये कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब हम स्वतंत्र हो चुके। ये चित्र एक कल्पना आदर्श था। बेटा क्या था, कल्पना आदर्श, ऐसा जिसकी कल्पना कर तो सकते हैं लेकिन उसका रियलिटी में होना मुमकिन नहीं होता। मैंने बताया था ऐसा समाज जिसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव, जिसका साकार होना असंभव है, ऐसे समाज की क्या कल्पना करना, इतना आदर्श हो क्यों साकार ही ना हो पाए, होना असंभव है। तो अब उसने ऐसे समाज की अपने चित्र के माध्यम से व्याख्या करी थी जिसका होना लगभग असंभव था, ऐसा समाज बन ही नहीं सकता। अब इसमें जो स्वतंत्रता की मूर्ति थी, उससे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके थे। क्या मतलब था, स्वतंत्रता से आगे, यानी कि और देशों के मुकाबले में वो पहले ही स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे और एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और फ्रांस प्रतिमा के पास अभी पहुंचा था 1789 में क्रांति के बाद। ठीक है, और पीछे कौन आ रहा था, जर्मन के लोग, जिनके हाथ में कौन सा झंडा था, काला, लाल और सुनहरा झंडा। अब ये सब जो चित्र है उसने दिखाया ये जो आपसी स्वतंत्रता के लिए आपस में मिलकर संघर्ष कर रहे, जो भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना, इस पे किसने नजर डाल रखी है, ऊपर से स्वर्ग से किसने, ईसा मसीह ने और उनके साथ संतों ने और फरिश्ते ऊपर से स्वर्ग से इस दृश्य को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि देशों के बीच में कैसे आपस में भाईचारा है। तो ये चित्र स्वतंत्रता, बंधुत्व और आपसी भाईचारे के बारे में बताता है। तो ये दिखा के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के विकास का भावना पैदा की थी। अब बेटा ये जो चित्र इसने वर्णन किया था, इस चित्र से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ऊपर से कौन देख रहा है, या फिर कौन से दो देश है जो आगे निकल चुके हैं, या जमीन पर क्या पर बिखरे हुए हैं, ठीक है, या फिर वो किस बात का प्रतीक है, जो महिला है जिसके दोनों हाथों में क्या है, एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, एक में मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र, या फिर वो महिला किस बात का प्रतीक है, कब लिखी, किसने लिखी, और सबसे अहम क्वेश्चन फ्रेडरिक सरयू कौन था, तो फ्रांसीसी कलाकार था। इस चित्र में इतना ही आएगा। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम देखेंगे यूरोपीय समाज की संरचना, कि यूरोप का जो समाज था किन किन वर्गों के लोगों से मिलकर बना था, यानी कि संरचना, स्ट्रक्चर कैसा था। तो बेटा इसमें वैसे मैंने आपको बताया था 18वीं सदी में जो यूरोप का 3 स्टेट्स में डिवाइड था। पहला स्टेट था चर्च का, प्राथमिक स्टेट था चर्च जिसमें पादरी आते थे, सेकंड था कुलीन वर्ग जिसमें बड़े बड़े जमींदार आते थे, और तीसरा था वर्ग जिसमें कृषक वर्ग कह सकते हैं आप उसे, उसमें व्यापारी, कृषक, जो भी अन्य थे वो आते थे। ठीक है,
वह, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे जो इसका विभाजन किया जाता है, 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपियन समाज आज समान रूप से दो भागों में, मेनली दो भागों में, क्योंकि बेटा पादरी भी अमीर थे और जो दूसरा भाग था वो भी अमीर था, तो मेनली दो भागों में इसे बांटा जाता है, एक कुलीन वर्ग और एक है कृषक वर्ग। ठीक है। अब उच्च वर्ग जिसमें आता था कुलीन, यानी कि अमीर अमीर लोग, जमींदार, बड़े बड़े जमींदार। उच्च वर्ग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उच्च वर्ग बड़े बड़े जमींदार जो बहुत सारे खेतों के मालिक होते थे। बेटा उस समय आपको पता, जो किसान थे, वैसे जो गरीब किसान थे, बड़े बड़े जमींदारों की जो जमीनें थी, या तो उस पे उसे किराए पे लेके अपने लिए खेती करते थे, या फिर उनसे पैसे लेके उनके लिए खेती करते थे। जो गरीब वर्ग थे, जो गरीब किसान थे, उनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं थी, खेत अपने नहीं थे। बड़े बड़े जमींदार जो बहुत सारे खेतों के मालिक होते हैं, लेकिन बेटा इन बड़े बड़े जमींदारों की जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, आपको पता है मालदार कम होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं, जनरल सी बात है। इनकी जनसंख्या क्या थी? कम थी। इन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। मैंने आपको ये भी बताया था, पादरी और उसे कुलीन वर्ग के लोगों को क्या थे? जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे, और जो मेन राइट्स होते सभी इन्हें अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। अब देख लेते निम्न वर्ग, अधिक जनसंख्या। ये जनसंख्या में तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इतना इनका विकास नहीं हो रखा था। ये क्या थे? भूमिहीन, भूमि नहीं थी इनके पास, जमीन खेत नहीं था जिस पे कृषि कर सके। ये क्या करते थे? किराए पर लेके खेती करते थे। ठीक है बेटा, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, किसी भी प्रकार का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं था। लेकिन बेटा जब इतना, आपको पता है कोई भी चीज हो, जब इतने इन्हें परेशानी होने लगी, ना राइट्स मिलते, इन्हें भी टैक्स, उन्हें भी टैक्स, सबको टैक्स दे रही है, और प्लस में इनके साथ सही नहीं होता, भेदभाव होता, तो आगे चलकर इनके वर्ग के, यानी कि निम्न वर्ग के लोगों में आगे चल के पढ़ाई लिखाई की, और आगे चलकर एक नए वर्ग का उदय हुआ। किस वर्ग का? एक नए वर्ग का, जिसे नया मध्य वर्ग कहते हैं। नया मध्य वर्ग ये निम्न वर्ग से ही निकला है, जो पढ़ लिख गए थे और उन्होंने, उनका एक वर्ग सा बन गया था, और उन्होंने अपनी मांगों के, अपने अधिकार की बात की। सभी इंसान है, सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। इसमें सभी लोग पढ़े लिखे थे, अभी बताया मैंने। इसमें शिक्षक, डॉक्टर जो पढ़ लिख के बनते रहे, उन्होंने क्या कहा? हमें एक समान कानून चाहिए, यानी कि हमें एक उदारवादी राष्ट्रवाद चाहिए। ऐसा राष्ट्र जिसमें उदारवादी, ना अमीरों के प्रति ऐसा नहीं रवैया कुछ और हो, गरीबों के प्रति रवैया कुछ और हो, सबके प्रति रवैया क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ठीक है, यानी कि कुल मिला के समाज में समानता चाहते थे। इसमें लोग बड़े जमींदारों के विशेष अधिकार समाप्त कर एक समान अधिकारों की मांग की। इन्होंने कहा देखो, अब सभी इंसान है, चाहे बड़े जमींदार हो या चाहे किसान हो, सबके पास समान अधिकार होने चाहिए, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। जो बड़े बड़े जमींदारों के अधिकार है, उन्हें जो अधिकार, विशेष अधिकार मिले, उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और जो अधिकार उन्हें दिए जाने चाहिए, वही गरीब वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए कैसे निम्न वर्ग के लोगों ने एक नया वर्ग बना इनमें से, और इन्होंने अपनी मांग के धीरे धीरे आवाज उठा रहे। ठीक इसी तरह आगे चल के फ्रांसीसी क्रांति होती है। बेटा आपको पता है एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे से क्या बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, फिर एकदम से क्या हो जाएगी? फ्रांसीसी क्रांति। आप इसके आगे का हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम देख लेते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। मैंने अभी पहले बताया था उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग हुई। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है? वह राष्ट्र जिसमें उदारवाद हो। ठीक है, उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। यानी कि इन्होंने कहा हमें आज़ादी चाहिए, इन करों से आज़ादी, इन बड़े जमींदारों से आज़ादी, विशेष अधिकारों से आज़ादी। ठीक है, नए मध्य वर्ग जो पढ़े लिखे थे,
के लिए उदारवाद का मतलब क्या था कि व्यक्ति के लिए आजादी हो, व्यक्ति को आजादी हो और कानून के समक्ष क्या मिले, समानता हो। जो कानून जमींदारों के लिए है वही कानून गरीबों के लिए होना चाहिए, या फिर जो कानून गरीबों के लिए है वही कानून जमींदारों के लिए होना चाहिए, और दोनों ही आज़ाद होने चाहिए। कोई किसी पे भी हावी नहीं होना चाहिए, कोई किसी के अंडर काम नहीं करेगा, दोनों ही आज़ाद होने चाहिए। मेनली इन्होंने जो फोकस किया वो कृषि वर्ग पे, क्या आपको पता है? तो इसने कहा कि आज़ाद होने चाहिए कृषक वर्ग और साथ में उन्हें समानता मिले। जो राइट्स आपको पता है जमींदारों को मिले हुए वही राइट्स इन्हें भी मिलने चाहिए। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। आपको पता है राजा था, अब बात तो उनकी सुनी जाती जहाँ पर सरकार होती, जिससे डर होता कि चुनाव में हमें बदल दिया जाएगा। अब ये चाहते थे, राजनीतिक रूप से उदारवाद का मतलब ये था कि सरकार बने और हमारी सहमति भी हो, यानी कि हमें भी राइट्स दिए जाए कि हम अपना नेता किसे चुने, कौन हम पे शासन करेगा। एक सुधारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार हर जगह फैलने लगा। अब क्या हुआ, जब ये अवधारणा लोगों के सामने आई उदारवादी राष्ट्रवाद की, तो हर जगह नेशनलिज्म फैलने लगा। सबके मन में ये बात आने लगी, हाँ हमें आज़ादी और समानता चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद पूरे हर जगह, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा। इसी वजह से जब राष्ट्रवाद फैलने लगा तो लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होने लगा, लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे और समानता की मांग करने लगे और विशेष अधिकारों की समाप्ति की मांग करने लगे। इसी वजह से जब राजा ने नहीं मानी बात तो लोगों ने क्या कर दी, उसके खिलाफ क्रांति कर दी। कब कर दी? 1789 में। कहाँ कर दी? फ्रांस में कर दी। इसमें राज्य के अंदर चीजें तथा पूंजी के आगमन पर, पहले बेटा ये होता था जब कोई चीज बाहर से आती थी जाती थी, कई तरह के बहुत सारे टैक्स लगते थे, तो इसमें हर टैक्स की कर को समाप्त करने की बात कही गई कि जो इतने भी प्रकार के जो भी टैक्स लगते हैं उन्हें क्या किया जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा हर प्रकार का कर तो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जो राज्यों के बीच में एक शुल्क लगता है, एक टैक्स लगता है, कौन सा? सीमा टैक्स, सीमा शुल्क, उसे खत्म नहीं करेंगे। बाकी हर प्रकार का टैक्स खत्म कर देंगे, लेकिन जो सीमा शुल्क लगता है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक संगठन बनाया गया। इन्होंने कहा कि अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, इससे संबंधित कौन क्या कानून बनाएगा, तो इसके लिए एक संगठन बनाते थे, एक संघ बना देते, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? जोल वेराइन। क्या नाम था? जोल वेराइन, ठीक है। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था, शुल्क के बीच में जो भी अवरोध आ रहे थे उन्हें समाप्त कर दिया था। और पहले मुद्रा की संख्या 30 से ज्यादा थी, 30 से ज्यादा प्रकार की मुद्राएं चलती था, वो भी समाप्त करके सिर्फ दो प्रकार की कर दी गई। अब बेटा देख लेते जेल वेराइन क्या था। जेल वेराइन आपको पता है एक संगठन या एक संघ था जो कि 1834 में बना था। कब बना था? 1834 में। इसे स्थापित करने में सबसे पहले पर्शिया एक देश था, उसने कहा कि एक संगठन होना चाहिए जो इन शुल्कों पे विचार विमर्श करेगा, और 1834 में बन गया। कौन सा? जेल वेराइन, ठीक है। इसमें अधिकांश राज्य किसके शामिल थे? जर्मन देश के अधिकांश राज्य शामिल थे, ठीक है। ये एक प्रकार का संघ था, संगठन था, जो 1834 में स्थापित हुआ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जेल वेराइन क्या था, तो आप लिखोगे 1834 में स्थापित एक
शुल्क संघ था, जिसे शुल्कों पर फैसला लेने का अधिकार प्राप्त था, जिसे स्थापित करने में पहल पर्सा ने की थी। इसमें अधिकांश राज्य जो शामिल थे जर्मन के शामिल थे। इसने क्या किया, जब भी सभी शुल्क अवरोधों को समाप्त कर देता इस संगठन ने, और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दी गई थी, जो कि पहले 30 थी। इस पार्ट में बेटा बस यही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें बताएं।